गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूंगो, एसोसिएट प्रोफेसर, मोमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टर्म पे अपने पढ़ा था कोरिलेशन ऑफ न्यू इफेक्टिव एंड न्यू एस के बीच में न्यू इफेक्टिव तथा न्यू एस में अंतर संबंध के बारे में आज अपन चुंबकीय आघूर्ण में कक्ष के योगदान ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट स्टडी करेंगे। संघ तत्वों के संकुल आयन में चुंबकीय मान केवल स्पिन मूवमेंट या स्पिन ओनली फॉर्मूला के आधार पर निकाले जाते हैं, क्योंकि संगमन तत्वों में कक्षीय गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को शून्य मान लिया जाता है और चकमन तत्व में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के विद्यमान होते हैं जो संकुल आयन के घेरे में होते हैं। अतः उनकी कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उनके चारों ओर विद्यमान लिगेंडों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। इससे अतिरिक्त का क्विंचिंग भी होती है। इसे क्रिस्टल सिद्धांत के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए हम केवल संगमन तत्वों के संकुल आयन के चुंबकीय आघूर्ण में केवल स्पिन ओनली फॉर्मूले को देखते हैं और स्पिन मूवमेंट को देखते हैं, जबकि ऑर्बिटल मूवमेंट नेग्लिजिबल होता है। तो इसी को आगे इसके विपरीत हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं, 4f कक्षक में विद्यमान होते हैं। ये भीतर के कक्षक में होने के कारण 5d 6s व 6p कक्षकों द्वारा ढके रहते हैं। अतः इन 4f कक्षकों के कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उदासीन नहीं हो पाता। या हम इसको दूसरे शब्दों में ये कहें कि यहाँ पे केवल स्पिन मूवमेंट से मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। यहाँ पर ऑर्बिटल मूवमेंट अपने आप में एक वैल्यू रखता है और ऑर्बिटल मूवमेंट की वैल्यू होने के कारण ये उसके वेरी करता है उस चीज़ से, और चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय और स्पिन मूवमेंट और ऑर्बिटल मूवमेंट दोनों से कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू जे प्लस 1 होल हाफ। और इसको न्यू को कैलकुलेट करने सभी समीकरण में जी का मान रखने पर न्यू इज इक्वल टू 3/2 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2 जे प्लस 1 होल ब्रैकेट जे प्लस 1 हाफ होल हाफ। इस तरह से हम लेंथेनाइडों में चुंबकीय आघूर्ण को कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से इस चुंबकीय आघूर्ण की कुछ वैल्यूज़ टेबल में दी गई है और टेबल में हम देखते हैं कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो होनी चाहिए उनमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। जैसे लेंथेनियम का देखते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण 0.000 ही है, जबकि हम यूरोपियम में हम देखेंगे तो होन्स के रूल के अनुसार इसमें क्योंकि 7 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है तो भी मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए, नहीं होने के कारण बल्कि मैग्नेटिक मूवमेंट 3.61 ही है, जबकि वहाँ पर 0 है। तो इस तरह से ये वैल्यू अलग अलग आने का मतलब है कि यहाँ पर ऑर्बिटल मूवमेंट अपने आप में एक वैल्यू रखता है और उससे चुंबकीय आघूर्ण को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें और एग्जाम्पल भी अपन देखें तो और भी है, जैसे डायस्पेरियम और हॉलियम, इनका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू 10.5 आती है। तो ये 10.5 वैल्यू आना भी अनपेड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये स्पिन मूवमेंट प्लस ऑर्बिटल मूवमेंट पर बेस्ड होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3D संकुलों में चुंबकीय आघूर्ण के एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डेटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस। बहुत बड़ी एप्लीकेशन तो यही है कि संरचना व बंधन का ज्ञान देती है हमें। इसका ज्ञान करने के लिए इसमें कोई संकुल उच्च हाई स्पिन होता है, कोई लो स्पिन होता है। यहाँ 2 उदाहरणों से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। पहला हम एक लेते हैं, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, K3Fe का चुंबकीय आघूर्ण 1.9 pm है, जबकि K3Fe का चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 bm होता है। तो ये हम 3D धातु समूह में कक्षीय आघूर्ण का योगदान नगण्य होता है। अतः इसके चुंबकीय आघूर्ण पर स्पिन ओनली सूत्र का उपयोग करके हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संकुलों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब जैसे हम K3Fe का निकालते हैं तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2,
मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए 2.9 काल्पनिक माना है। अतः इस संकुल में एक आगमित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी संभव है यदि संकुल निम्न चक्रण वाला आंतरिक कक्षक संकुल बनाए। K3 Fe6 संकुल D2sp3 संकरण के साथ अष्टफलकीय संकुल आयन बनाता है। जैसे यहाँ पे साइनाइड है, तो साइनाइड आयन क्या होता है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है Fe+3 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 2 साइनाइड इलेक्ट्रॉन के उसमें पेयरिंग हो जाती है, केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है और इस तरह से FeCN6 का ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, आउटर स्पेट कॉम्प्लेक्स का बनाता है, पर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है। पर इसी की तरह K3Fe6 में चूँकि यहाँ पे वीक लिगेंड है, इस संकुल में 5 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये तभी संभव है जब इसमें कि उच्च संकल वाला यहाँ पे जो फ्लोराइड लिगेंड है वो वीक लिगेंड है, और वो वीक लिगेंड होने के कारण ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करा पाता और पांचों अनपेयर्ड रहते हैं। और sp3d2 उसमें होता है D2sp3 हाइब्रिडेशन, यहाँ पर होता है sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है। और इस तरह से Fe भी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, पर वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और FeCN6 जो कॉम्प्लेक्सेस बनाता है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होता है। इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल भी K4Mn6 एंड MnF6 का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो है वो इस चीज़ से आता है कि यहाँ पर हम प्रथम श्रेणी के तत्वों में ये पता कर सकते हैं कि कौन सा संकुल अत्यधिक उपयोग रहता है, कि कौन से संकुल जो है, कोई संकुल उच्च स्पिन का है या निम्न स्पिन का है, स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर हम इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं कि कौन सा संकुल किस तरह का होता है।